तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कह रहा है फाइंड y2 इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो y2 से क्या मुराद है? देखें बच्चों, अगर आप कभी भी y का डेरिवेटिव लेते हो ना, किसी भी टर्म का, y भी हो सकता है, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। ये dy/dx इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, y यहाँ पे छोटा सा 1, यानी इसका मतलब ये है इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया गया है। अगर मैं एक दफ़ा और इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसे y2 लिखा जाएगा, यानी कि y2 से मुराद है मेरे पास जो भी फंक्शन गिवन है मैंने उसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको सारी समझ आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इस टर्म को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास आ जाएगा। देखिए मैंने सारा कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख दिया और देन डेरिवेटिव भी ले लिया दोनों तरफ x के लिहाज से, dy/dx ऑफ y इंटू dy/dx इंटू ये y की सारी टर्म, ठीक है जी। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर रूल लगना स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ बच्चों मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, वेरीफाई कर दूँ कि असल में होता क्या है। dy/dx आगे जो भी आपका वेरिएबल है, लेट से y है, तो यहाँ पे ये जो इसकी डिग्री होती है ना इसकी, और ये होल टर्म की आप इसकी कह सकते हो ऐसे, इस टर्म की जो ये डिग्री होती है ना, n होता है, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वही आपके y की पावर लिखी जाती है यहाँ पे, यानी इतने टाइम्स इसका डेरिवेटिव है। अगर फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा हो तो यहाँ पे d² का स्केयर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी आपको मैं ये बना के भी दिखाता हूँ, मुझे y2 फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। देखें अब इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। तो x की पावर 4 है, 4 में से एक कम करूँ तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। आगे देखें -3 पीछे हट गया और डेरिवेटिव आएगा x² का। तो देखो बच्चों x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी जो कि 2 है और देन इसकी पावर में से कम कर दिया जाएगा, x2 - 1 यानी कि x आ जाएगा सिंपल। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। आगे देखें अब ये 4 एक कांस्टेंट टर्म है, 4 ने पीछे हट जाना है, x का डेरिवेटिव होना है 4 इंटू dx/dx होना है। तो dx/dx इज इक्वल टू 1 होता है, इतना तो आप जानते हैं। और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट अगर सिंगल है ना, यानी सिर्फ कांस्टेंट है, तो देन उसका डेरिवेटिव 0 होगा, अदरवाइज सम डेरिवेटिव उसका निकल ही आता है, जैसे इनका था मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब देखें हमारे पास आ गया 4x³ - 6x + 4। अब हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, यानी कि हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं एक दफ़ा इस टर्म को लिख लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसका दोबारा डिफरेंशिएट लिया तो क्या हुआ जी, ये देखें dy/dx एज इट एज अपनी जगह पे है, उसका आंसर भी अपनी जगह पे है, बस उसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया गया तो एक और dy/dx इनके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जस्ट सिंपल सा केस है। अब देखें यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो डी से मल्टीप्लाई होके हो गया d² और नीचे dx से मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे आ गया dx का स्केयर, तो ये आ गया आपका साथ में y, ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे ज़रा गौर करना आपने। अब यहाँ पे पावर रूल ही लगेगा, देखो 4 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x³ का। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और एक पावर में से कम कर देंगे, तो इसकी पावर पहले क्यूब थी, कम की तो पीछे रहेगा स्केयर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए -6 पीछे हटा और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास x का डेरिवेटिव, ये सॉरी मैंने ब्रैकेट बांधनी की, x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, सिंपल है, dx/dx इज इक्वल टू 1, तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6 ही होता है। और 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आना, बिकॉज दिस इज अ सिंपल कांस्टेंट टर्म। तो देखिए आपके पास फाइनली आ रहा है d² और dx² इज इक्वल टू 12x का स्केयर -6, ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास किसके बराबर होता है, मैंने जैसा कि बताया था उस टर्म के मुताबिक। देखें ये होल की पावर n थी, यानी ऊपर भी n है d की पावर और नीचे dx की पावर भी n है। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले d की पावर भी 2 है, नीचे वाले dx की पावर भी 2 है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा y(2). दिस इज योर y(2) विच इज़ इक्वल टू 12x² - 6। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x + 3 और देन उसका डिफरेंशिएट भी ले दिया एक दफ़ा, यानी लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि मुझे यहाँ पे स्टॉप ना करना पड़े। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ y विच इज़ इक्वल टू dy/dx, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी आगे इस्तेमाल हो रही है, तो 2x + 3। अब बच्चों log का डेरिवेटिव आपको याद होगा, मैंने बताया था क्या होता है। log का डेरिवेटिव ये होता है कि जिस टर्म का, यानी जो टर्म यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे ऐसे log के लिए उसका डेरिवेटिव ये होगा कि वो पहले बटे में लिख दी जाएगी 2x + 3 और फिर बगैर log के उसका आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो बगैर log के इसका आगे डेरिवेटिव मैं लूँगा, यानी कि 2x + 3 जो इसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा। तो देखें आपके पास dy/dx क्या आ रहा है जी, ज़रा गौर करना आपने। dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है, देखें ये नीचे वाली टर्म तो एज इट एज है, बट यहाँ पे देखें 2 पीछे हटेगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dx जो कि 1 आ जाएगा, 2 × 1 यानी 2 ही आ जाएगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाना है क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, यानी आ जाएगा 2 + 0 जो कि 2 बनता है। ओवरऑल इस टर्म का डेरिवेटिव आता है 2, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनली ये ऊपर 2 आ गया और नीचे आ गया 2x + 3। अब हमने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना। अब आप ये लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी।
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने यहाँ पे लिखना है। तो फिर क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 ओवर 2x प्लस 3। ठीक है जी। तो देखें आपको साफ नज़र आ रहा है, ये 2 तो पीछे हट जाएगा, यहाँ पे बैक साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा, 2 बैक साइड पे आ गया और इस टर्म को हम ऊपर लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये टर्म नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -1, यानी आ जाएगा 2x प्लस 3 होल की पावर -1। तो पहले इस पे पावर रूल लगेगा, देन अगेन इस पे बगैर यानी कि पावर के डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखें ये क्या बन रहा है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर और ये y है मेरे पास विच इज़ इक्वल टू, ये 2 था बाहर, पहले तो इसके ऊपर पावर रूल लगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपको पता पहले पावर बैक साइड पे जाती है जो कि -1 बनती है, -1 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको -2 कर देगा। ठीक है, और 2x प्लस 3 की पावर में से कम किया जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। देन बगैर पावर के इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया जाएगा और यह काम आपने ऑलरेडी किया। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव मेरे साथ लिया, क्या आता था बच्चों, सिर्फ 2 निकल के आता था। देखिए एक दफ़ा मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, होता क्या है, 2 पीछे हट जाता है, डेरिवेटिव आ जाता होता है x का, और प्लस 3 जो है 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। इस तरीके से आपके पास आंसर इसका 2 आता है। ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया आप लोगों के लिए, जिन बच्चों को कोई परेशानी हो रही हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता चल पा रहा होता। तो फाइनली देखें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ से 2 डेरिवेटिव निकलेगा, वो 2 जाके इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको कर देगा -4, और ये जो इसकी पावर -2 बन रही है, देखें ना इसकी पावर -2 बन रही है, इसको हम बटे में ले जाएंगे और इसकी पावर फिर से अगेन 2 हो जाएगी, यानी 2x प्लस 3 होल की पावर 2। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप y2 कर दें, y2 इज़ इक्वल टू -4 ओवर 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देन आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x क्यूब एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। अब आपको साफ नज़र आ रहा है ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x क्यूब पहले पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे एक्सपोनेंशियल y का। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आ गया, देन सेंटर में प्लस आएगा, आप ये अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा x क्यूब का। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, आप देखें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक दफ़ा ये एज इट एज लिखा जाएगा और देन इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। देखें एज इट एज एक दफ़ा इसको लिखा गया और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है। देखें इसके 2x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, 2 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव एक दफ़ा चलें आपकी आसानी के लिए, 2x है ना, तो बच्चों होना क्या, 2 जो है 2 ने पीछे निकल जाना, यहाँ पे पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाना और x का सिर्फ डेरिवेटिव आ जाना, यानी हमने इसके ये जो ऊपर पावर थी इसका डेरिवेटिव लिया। तो 2x था, तो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, वो पीछे चली गई और x का डेरिवेटिव आ गया, जो कि 1 आना था। मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए चले मैंने कर ही दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल 2x और साथ में x की पावर क्यूब। तो x की पावर क्यूब के ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आ जाएगी और पावर में से कम कर दिया जाएगा, जो कि आपको साफ नज़र आ रहा है। इसकी पावर 3 थी तो यानी स्केयर आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव है। तो देन आप देख सकते हैं इनका आंसर क्या आ रहा है, ये कट के 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ रहा है 2x क्यूब e की पावर 2x। ठीक है जी, और इस तरफ मेरे पास आ रहा है प्लस 3x स्केयर e की पावर 2x। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये करते हैं कि एक दफ़ा फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपने लिखना है यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखें फिर क्या होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये होल टर्म देखें आपके पास आ जाएगी 2x क्यूब प्लस e की पावर 2x और साथ में 3x स्केयर e की पावर 2x। अब बच्चों ज़रा गौर करें, दो प्रोडक्ट रूल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ इसके ऊपर ये जो 2 टर्म्स हैं, एक तरफ इनके ऊपर ये जो 2 टर्म्स हैं। तो देखें फिर से वही कानून लागू होगा, 2 पीछे हट जाएगा, ठीक है, और अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगते हुए दिखाई देंगे। ये ज़रा देखें इनके ऊपर पहले प्रोडक्ट रूल, x क्यूब पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास e की पावर 2x का। ठीक है जी, और देन प्लस e की पावर 2x पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास x क्यूब का। देन सेंटर में प्लस का साइन था, अब इनकी बारी आती है तो देखें 3 बाहर होगा इनटू हमारे पास अंदर क्या नाम है प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 2x का। फिर सेंटर में प्लस का साइन, अभी अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, e की पावर 2x पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया x स्क्वायर का। अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्ट बताने लगा हूँ। ये देखें 2 बाहर था और अंदर क्या बन रहा है, ये देखें आपको पता है ये चीज़ बच्चों देखें आपने ये अभी अभी सॉल्व किया है। ये x क्यूब और e की पावर 2x का डेरिवेटिव आपने प्रीवियस में ऑलरेडी ले चुके हैं और वो जो आता है वो आपने देखा भी है। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें x क्यूब था,
इसका डेरिवेटिव क्या आना है, ई की पावर 2x, एक दफ़ा तो इसको एज इट एज लिखा जाएगा, देन इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि आपको पता है 2 निकल के आ जाना, तो वो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। और इधर 3x की पावर क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 3x स्क्वायर आता है, यानी पावर पीछे और पावर में से एक कम 3x स्क्वायर आता है, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर 2x। और देन आगे प्लस ये 3 वाली की बात करूँ तो देखो 3 इंटू यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, ये देखो ई यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले एज इट एज लिखा गया और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो पहले इसे एज इट एज लिखा गया और इसकी पावर जो है 2x उसका अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि 2 आ जाएगा, तो 2 इधर आके पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर क्या होगा, देखो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक कम किया जाएगा जो कि 2x बनता है, देखें 2 पीछे आया और फिर x की पावर में से एक कम किया गया तो ये 2x बन जाएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसको कर देगा 2x ई की पावर 2x, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप होल टर्म्स को ज़रा सेपरेट करके ओपन कर देंगे, देखें ये हमारे पास क्या आंसर बन रहा है ताकि हम अपना आंसर सिंप्लीफाई कर सकें। डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई वही आ गया 4x क्यूब ई की पावर 2x और ये आ गया 6x स्क्वायर ई की पावर 2x। दैन इधर देखें 6x स्क्वायर ई की पावर 2x, क्योंकि कुछ सेम टर्म्स है उन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना, और ये भी आ गया 6x ई की पावर 2x। अब बच्चों इनके अंदर देखें ई की पावर 2x सब में कॉमन है तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तो y2 बन गया ना, ये तो y2 आ गया। जब हमने इनमें से e की पावर 2x कॉमन निकाला तो अंदर देखें क्या रह चुका था, x क्यूब वाली टर्म सिर्फ एक ही थी तो ये तो एज इट एज आ जाएगी शुरू में 4x क्यूब। ये x स्क्वायर वाली 2 थी जिनमें से e की पावर 2x तो कॉमन निकल आया हुआ, ये दोनों जमा होकर 12x स्क्वायर बन जाएगा। और फाइनली एक लास्ट टर्म है 6x जिसमें से e की पावर 2x कॉमन है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये इसका पार्ट 4 है। अब ये कि इम्प्लिसिट इक्वेशन आ गई है जिसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है जी। यानी कि पहले मिक्सचर है, यानी कि x भी यहीं पे है, y भी इसी तरफ है, तो हम क्या करेंगे, आपने यही लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, d/dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4 एक कांस्टेंट टर्म है और 4 का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। आपने एक दफ़ा वो लिखना जरूर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों अब इसके ऊपर पहले पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पीछे जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इतना तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। फिर सेंटर में माइनस का साइन आ गया, x का बगैर पावर के भी डेरिवेटिव होता है लेकिन वो 1 आ जाता है, डेट्स वाई वो हम नहीं करते होते। लेकिन y की दफ़ा ये होगा, देखें इसके ऊपर भी पहले पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पीछे आएगी 2, फिर y की पावर में से एक माइनस किया जाएगा, y की पावर थी 2 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा। और साथ में आप जानते हैं क्या है, साथ में इसको बगैर पावर के फिर आगे डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा dy/dx, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों यहाँ पे होगा क्या, ये 2y दूसरी जानिब जाके प्लस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से 2y dy/dx विच इज़ इक्वल टू इस साइड पर रह गया था 2x। अब देखें आपके पास dy/dx क्या आ रहा है, dy/dx आपके पास आ रहा है ये 2x के बटे में आ जाएगा 2y, तो 2 से कट जाएगा और फाइनली ये सिंपल रह जाएगा x/y, ठीक है जी, 2 से कट जाएगा। अब हम एक दफ़ा फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा ताकि साथ में ही ये हल हो जाए, ज़्यादा जगह ना देनी पड़े इसको, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी पेज पे करने हैं। तो देखो बच्चों अब मैं अगेन आपने लिखना है यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका बगैर दोबारा से जब हम x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का तो देखें फिर क्या होता है, dy/dx विच इज़ इक्वल टू dy/dx ऑफ x ऑफ y। तो यहाँ पे आपको साफ कोशेंट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं, देखें ये आ जाएगा d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, यानी कि y2 तो ये बन गया। लेकिन इस तरफ की बात करूँ तो देखो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग बटे में जो टर्म होती है उसका पहले बटे में स्क्वायर जो कि y स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये टर्म अपने आप को यहाँ पे ऊपर रिपीट करती है और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है, तो dx/dx आ जाएगा। देन ये अपनी जगह एक्सचेंज करते होते हैं, यानी कि माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन ज़रा गौर से समझिएगा, माइनस का साइन आया फिर इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज की, x पीछे चला गया और डेरिवेटिव ऑफ y आ गया dy/dx। अब एक गलती जो बच्चे यहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्या वो यहाँ पे इसको एज इट एज ही रहने देंगे, तो वो एज इट एज नहीं रहने देना, उसकी पुटिंग करनी है। आपको नज़र आ रहा है dy/dx हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू x/y है, तो यहाँ पे हमने x/y पुट कर देना है इसकी जगह, और ये तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, y बचेगा सिर्फ, और इधर जब माइनस x इंटू x/y पुट किया जाएगा तो देखें देन क्या होता है। अब ये जो होल वाला 1/y स्क्वायर है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी, ऐसे कॉमन लेके लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों के बटे में तो कॉमन लिखा जा सकता है। तो ये देखें d स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इनका एलसीएम लिया जाएगा अंदर, एलसीएम इनका क्या आ जाएगा बच्चों, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा y। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, और इसके बटे में y होगा और ऊपर माइनस का साइन है, ऊपर देखें x स्क्वायर बन रहा था तो x स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर था हमारे पास 1/y स्क्वायर। फाइनली देखें आपको y2 मिल गया, यहाँ पे आके y2 इज इक्वल टू ये देखें y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर हमारे पास बन रहा है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का क्यूब। दिस इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे जी, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपने ऊपर लिख लेने हैं हेडिंग, तो ये आ जाएगा dy/dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर
और 7 का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 0 आ जाना। तो देखें इसके ऊपर तो पावर रूल लगेगा पहले, तो ये आ जाएगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से कम करके लिखेंगे तो ये 2x आ जाएगा। और इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा देखें, पहले x पीछे हट गया और y का डेरिवेटिव आ गया, फिर क्या होगा सेंटर में प्लस का साइन, अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। देखें y पीछे हट जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx ओवर dx, जो कि आपको पता ही है 1 होता है। तो वो मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपका लेवल अब हाई हो गया, ऊपर आ जाओ। बहुत बहुत हो गया कि आपने ना बहुत देर तक ही काम कर लिया, बार बार एक ही चीज़ को करना। अब देखें y स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 पीछे आएगा और एक पावर में से कम कर दिया जाएगा, तो 2y आ जाएगा। y की पावर स्क्वायर थी ना, तो कम किया तो y सिर्फ रह गया, और आगे बगैर पावर किसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, जो कि dy ओवर dx आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो dy ओवर dx वाले हैं वो यहीं पे हम कॉमन यहीं पे हम रखेंगे, इस साइड पे अपनी क्या नाम है इसका, लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी सबको उठा के दूसरी साइड पे ले चलेंगे। तो यहाँ आप ये करेंगे dy ओवर dx वाले उठा के आप राइट हैंड साइड पे लिख लें, यानी दूसरी साइड पे ले जाएं। तो देखें इसको जब मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो दूसरा है इसको जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा -2y dy ओवर dx। मैंने लिखा बच्चों, मैं इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूँ, बट मैंने किया क्या है कि मैंने उनको ना उस इक्वेशन को उल्टा लिख दिया, यानी कि उस साइड की बजाय लिखने की बजाय इधर लिख दिया। अब ये वाली साइड की जो हमारे पास टर्म्स थी वो इस तरफ लिखी जाएंगी, 2x, और दूसरी थी -y, ठीक है जी। फाइनली आप देख सकते हैं जब मैं dy ओवर dx कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ से -2y, तो वो x माइनस 2y इस इधर आके बाद में बटे में डिवाइड होना, तो मैं डायरेक्ट ही बटे में लिख रहा हूँ। देखिए 2x माइनस y, और बटे में आ जाएगा हमारा ये वाला x माइनस 2y। ओके हो गया इतना। अब हमने dy ओवर dx निकाल लिया, यानी कि एक डेरिवेटिव निकाल लिया। अब दूसरा डेरिवेटिव निकालना तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या होना, डी ओवर dx ऑफ dy ओवर dx, और इस साइड पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो बच्चों क्या होगा, सिंपल आपको नज़र आ रहा है क्वोशिएंट रूल लगता हुआ। तो क्वोशिएंट रूल चलें लगाते हैं, अभी पहले एज इट एज लिख लेते हैं। काफ़ी ये टर्म नज़र आ रही है, पाँचवा है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है लेकिन वो इनसे डिफरेंट है, पर ये मुझे थोड़ा ऐसे नज़र आ रहा है कि आपकी तैयारी के लिए बुक वाले ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे देखें होगा क्या, क्वोशिएंट रूल लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल यहाँ पे नीचे वाली टर्म का नीचे पहले स्क्वायर लिया जाएगा, और फिर ये टर्म ऊपर पहले रिपीट की जाएगी, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस वाई। अब ये जो ऊपर वाली टर्म थी ये अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, यानी कहेंगे भाई आपकी बारी होगी, अब मेरी बारी है, तो 2x माइनस वाई ये पीछे हट जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y का, ठीक है जी, डी ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस 2y। तो करते हैं जी जस्ट डेरिवेटिव को भी अप्लाई। आप देखें ये आपको पता है y2 के बराबर है, तो अब मैं इसको y2 लिखने जा रहा हूँ, ये आ गया y2 विच इज़ इक्वल टू। तो देखो बच्चों होगा क्या, x माइनस 2y था, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, ये ज़रा गौर करें। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, यानी कि 2 पीछे हटेगा, और x का डेरिवेटिव dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 2, माइनस ये आएगा dy ओवर dx, ठीक है जी, माइनस dy ओवर dx। ओके हो गया। अब इधर बात करूँ तो देखो ये था -2x माइनस वाई, और इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखें dx ओवर dx, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, dx ओवर dx 1, -2 इंटू डी वाई ओवर dx आ जाएगा, ठीक है जी। आप परेशान नहीं होना डी वाई ओवर dx को देख के, अभी मैंने आपको बताया डी वाई ओवर dx हमने पहले भी जैसे फाइंड आउट करके बाद में पुटिंग कर दी थी, यहाँ पे भी पुटिंग ही करेंगे। थोड़ी सी बस यही कहानी है कि इसमें थोड़ा सा तंग करता है डी वाई ओवर dx, जब वो पुट होगा तो उसका अलहदा से LCM दैन डिफरेंट टर्म्स जो कि करती हैं थोड़ा परेशान, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपको इजी लगेगा। अब मैं यहाँ पे y2 निकालता हूँ, देखें y2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बच्चे जब मैं पुट करूँगा तो देखें x माइनस 2y इंटू मेरे पास क्या है यहाँ पे, देखो 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की, देखें मेरे पास टर्म थी 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2y। ओके हो गया, इधर ये था। और इस साइड की बात करूँ तो देखो 2x माइनस वाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करवाना है आपने उस टर्म के साथ, तो 2 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई करवा के पुटिंग करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, और बटे वाली टर्म तो एज इट एज ही रहेगी x माइनस 2y, ठीक है जी, ये आ गया। और हमारे पास नीचे है x माइनस 2y होल का स्केयर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाली बात ही है और कुछ भी नहीं है। तो देखें y2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, अब x माइनस 2y था बाहर, इनका हमने लिया LCM, देखें LCM आ गया x माइनस 2y, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो 2 से ये ऊपर ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से ये टर्म जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें क्या आएगा, 2x आ जाएगा, माइनस 2y से जब मल्टीप्लाई खाएगा तो 4y आ जाएगा, और माइनस का साइन था सेंटर में, इसके बटे में ये वाली टर्म मौजूद है, तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी, बाहर वाला माइनस का साइन इनका साइन चेंज कर देगा, प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस y प्लस y हो जाएगा।
ठीक है जी। सेंटर में माइनस का साइन, इस तरफ देखें क्या हो रहा है, 2x माइनस वाई है, और इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x माइनस 2y। अब इसके बटे में कुछ नहीं था तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, और इसके बटे में ये टर्म है तो ये ऊपर वाला साइन जो है माइनस का सेंटर में इनके साइन जस्ट चेंज करेगा तो -4x प्लस 2y आ जाएगा, और बटे में वही टर्म x माइनस 2y होल का स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल रखने के लिए ना पता है क्या करता हूँ, देखें y2 इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे वाली टर्म है ना, ये काफ़ी तंग कर रही है, बार बार ऐसे बटा लिख के ना ओवरऑल तो तंग कर रही है, इसको मैं होल में ऐसे कॉमन निकाल लेता हूँ। अब देखो बच्चों, ये वाली टर्म इस टर्म से कट चुकी है, ठीक है, ये ऐसे कट जाएंगी, और ऊपर क्या है देखें, पहले तो ये कटी, फिर ये 2x से माइनस होकर कट गया, और -4y में प्लस y किया तो -3y रह गया। एक तो ये चीज़ हो गई। ओके हो गया, इतना समझ आ गया। देन आगे की बात करें तो ये देखें, -2y प्लस 2y से कट गया, और -4x और साथ में है प्लस x, तो -3x आ जाएगा। -3x को इनसे ज़रब दें, देखें -3x है वो माइनस माइनस प्लस हो गए सेंटर वाले माइनस की वजह से, तो सिर्फ 3x को ज़रब दे के ना जो टर्म्स आती हैं वो यहाँ पे लिख लें। देखें प्लस 3x को जब 2x से ज़रब दी तो 6x स्क्वायर आ गया, फिर जब 3x को -y से ज़रब दी तो -3xy आ गया, और बटे में इनके है x माइनस 2y। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया तो जा सकता है, बहरहाल उसका बेनिफिट इतना नहीं होगा, लेकिन हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं ताकि ये अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि हम किसी भी चेकर को इजाज़त नहीं दे सकते कि हमारे नंबर काटे जाएँ। तो देखिए इस कैल्शियम ले लेंगे, एक यही स्टेप अब हो सकता है। तो -3y के बटे में कुछ नहीं है तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो देखो -3y से x ज़रब हुआ तो -3xy आ गया, जब -3y से -2y ज़रब हुआ तो +6y स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। और इसके बटे में ये दोनों टर्म मौजूद हैं, यानी ये वाली टर्म मौजूद है तो ऊपर वाली टर्म एज इट एज आ जाएगी, यानी आ जाएगा +6x स्क्वायर -3xy। तो फाइनली बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है -6xy, इनमें से 6 भी कॉमन निकलता है, ठीक है, और नीचे वाली टर्म इधर इस टर्म से ज़रब खा जाएगी। फाइनली आपके पास देखें y2 क्या आ गया, मैंने इन सब में से 6 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 6 कॉमन निकला, और अंदर मेरे पास रह गया देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये बन रहा था -6xy, जिसमें से मैंने 6 को कॉमन निकाला तो पीछे रह गया -xy, और बटे में है मेरे पास x माइनस 2y होल का क्यूब हो जाएगा। देखें ये स्क्वायर था, इसके साथ एक टर्म ये भी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया होल क्यूब। अब देखें ये टर्म कितनी अच्छी लग रही है उस टर्म से जहाँ पे मैं लीव कर सकता था, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनता है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 6 है। अब इसमें जस्ट आपको मैनिपुलेट करने के लिए ना उसने यहाँ पे चेन रूल का कंसेप्ट डाल दिया। पहले हमें चेन रूल की मदद से y1 निकालना पड़ेगा, देन हम y2 की तरफ जा सकेंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम y1 निकाल दे, इतना मुश्किल नहीं है। आपने डिफरेंशिएट करना है, देखें दोनों को डिफरेंशिएट करना है, x को और y को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उससे क्या होगा, देखें हमारे पास आ जाएगा इस तरफ dx और dt। मैं डायरेक्ट अब अप्लाई करने लगूँ, देखें इसके ऊपर जब इसका डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से लेंगे तो बच्चों क्या होगा, a पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा cos का। cos का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा बच्चों, cos का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है -sin t, तो -sin t इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, -a sin t। और इस तरफ y का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका क्या आएगा, देखें b पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया sin t का। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है, तो ये आ गया cos t, तो b cos t आ गया ये। अब देखिए सिंपल सी बात है, मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, चेन रूल लगाऊंगा। चेन रूल का कंसेप्ट कि dy ओवर dx कैसे हासिल किया जा सकता है, अप्लाइंग चेन रूल आप लिख सकते हैं ऊपर। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे dy ओवर dx देखें कैसे मिल सकता है। इस टर्म को अगर मैं क्या करता हूँ, dy ओवर dt को इस टर्म को उल्टा के मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी कि dt ओवर dx से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, देन ये फॉर्म बन सकती है। तो यही हमने करवाना है। देखें dy ओवर dt पहले लिखें जो कि है b cos t, और इसको उल्टा के लिखने से मुराद यही है कि देखें dt ओवर dx करूँगा तो इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला जो बटे में 1 है वो ऊपर आ जाएगा और ये टर्म नीचे चली जाएगी, यानी आ जाएगा -1 ओवर a sin t। तो फाइनली देखें बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, -b ओवर a cos t ओवर sin t। cos ओवर sin क्या होता है बच्चों, कोटेंजेंट होता है, तो इसको कोटेंजेंट आपने लिख लेना है, कोटेंजेंट t, ठीक है जी, ये कोटेंजेंट t आ गया। अब देखें dy ओवर dx आपको मिल चुका है, आपने यहाँ पे लिखना है अगेन डिफरेंशिएट। अब ये y1 आप पहले मेंशन कर लें, y1 इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -b ओवर a कोटेंजेंट t। अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है जी। आपने टाइम के लिहाज से इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, आपने यहाँ पे लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d ओवर dt ऑफ y1 इज इक्वल टू -b ओवर a। ये कांस्टेंट टर्म है, ये पीछे हट जाएगी और डिफरेंशिएट आ जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट t का। तो देखें बच्चों इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये y2 बन जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट इसको y2 लिखते हैं आप। तो देखें -b ओवर a
कोटेंजेंट टी का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है सी से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो माइनस में आएगा। और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्केयर, कोसिकेंट स्केयर टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया इसका B/A कोसिकेंट स्केयर टी। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 7। तो देखिए बच्चों, आप समझ तो चुके हैं, ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे भी आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करना टाइम के लिहाज से। तो देखिए आ जाएगा dx/dt, और इसको जब एक दफ़ा तो आपने लिख के दिखाना ना d/dt इंटू टी स्केयर, लेकिन वो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें, मैं जब इसका डेरिवेटिव लूँगा टाइम के लिहाज से, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पीछे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा 2 - 1, तो टी ही आ जाएगा, 2t इसका डेरिवेटिव होगा। और y की बात करो, इसका जब टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा तो dy/dt क्या आएगा, देखें ये 2 पीछे हट जाएगा और आगे t की पावर क्यूब का डेरिवेटिव आएगा, तो वो क्या आएगा, देखें इसकी पावर पीछे आएगी और एक पावर में से कम कर दिया जाएगा, यानी इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, तो 3t स्केयर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये देखें बनता है 6t स्केयर। अब ये आपको दोनों मिल गया, फिर से चेन रूल लगाएं, पहले y1 हासिल करें देन y2। तो dy/dx मुझे चाहिए, तो dy/dx हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, वही चीज़, पहले dy/dt को मल्टीप्लाई करवा दूंगा dt/dx के साथ। ओके हो गया। तो देखें मेरे पास dy/dt है 6t स्केयर, तो dt/dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये नीचे चली जाएगी टर्म और 1 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/2t। तो आपको नज़र आ रहा है मेरे पास इसका आंसर क्या रहा है, 2 एक बार 2 3 बार 6 t से कटेगा, ये 3t आ रहा है, तो y1 आपको मिल गया 3t। अब आपने यहाँ पे लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं टाइम के लिहाज से। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देखें dy/dt ऑफ y1, 3 देखें पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा t का। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें ये y1 का डेरिवेटिव लेना है तो ये y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये कट कटा के 3 सिर्फ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, वो कहता है फाइंड y4, यानी कि हमने 4 दफ़ा y का डेरिवेटिव लेना है, एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इवैल्यूएटिंग देम। अब इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि आपने y10 और y11 भी मुझे लिख के दिखाना, यानी उनका क्या रिजल्ट होगा बगैर इवैल्यूएट किए, यानी कि बगैर सॉल्व किए। हमने डायरेक्ट ही एक, यानी कह लें हमने एक अंदाज़ा लगाना है कि आंसर क्या हो सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो हमें एक चीज़ का पता चलता है ये कैसे खुद को चेंज कर रही है, तो उस लिहाज से हमें पता चलेगा। इसके 2 ही क्वेश्चन हैं इस पार्ट के। तो चले, आपने सबसे पहले देखें यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपने यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो जब एक्स के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, डी एक्स आ जाएगा dy/dx y का। तो साइन का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है डेरिवेटिव cos, तो ये आ जाएगा cos x/2, फिर इसका एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है जी। तो एंगल का जब हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता ही है x/2 इसका एंगल है, तो ये 1/2 पीछे हट जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यानी 1/2 शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल आप इसका ना ज़रा एक कंसेप्ट समझिएगा, देखें अभी आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास आया मेरा y1, ये मेरा y1 था, दैट्स इज़ माई y1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 cos x/2। अभी आपको समझ आ जाएगी। देखें हम यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने y4 तक तो जान ही जाना है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें dy/dx ऑफ y1। तो अब क्या होगा, 1/2 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव बच्चों किसका होगा, देखें डेरिवेटिव होगा cos का। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x/2 आ जाएगा, और फिर इसके एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, और इसके एंगल का डेरिवेटिव मैंने आपको लेके दिखाया ही है, एक दफ़ा फिर से लेके दिखा देता हूँ। देखें इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा x/2, तो यानी x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये 1/2 देगा, 1/2 पीछे वाले 1/2 से मल्टीप्लाई होकर उसको कर देगा 1/4। यानी बच्चों मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकते हो, देखो एक तो माइनस का साइन शुरू में आ गया और दूसरे नंबर पर 1/2 की पावर 2 हो गई है, ये चीज़ हुई है, यानी कि 1/2 के साथ एक और 1/2 जाके मल्टीप्लाई हो गया और होल की पावर स्क्वायर फिर इसका मतलब बनती है, और साथ में आ गया साइन x/2। तो अभी आपको इसका कंसेप्ट समझ आता होगा। देखो ये मेरा y2 है, माइनस 1/2 का स्क्वायर और साथ में साइन x/2, ठीक है जी। अब फिर मैं एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव अगर लेता हूँ तो फिर ये y3 आ जाएगा। आपने लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो अगेन डिफरेंशिएट जब मैं करूँगा तो dy/dx ऑफ y2 इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, देखें इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू 1/2 का स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसने पीछे हट जाना, साइन का डेरिवेटिव होना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos होता है, तो ये आ जाएगा cos x/2, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा, और एंगल का डेरिवेटिव आपने देख ही लिया क्या आता है, 1/2 आता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 1/2 जब देगा मुझे तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर क्यूब कर देगा, यानी मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू 1/2 की पावर क्यूब साइन x/2, सॉरी साइन नहीं cos है, तो ये मिस्टेक हो रही है मुझसे, cos x/2, ठीक है जी, ये आ गया।
अब ये मुझे क्या मिला जी, ये मुझे मिला y3 मेरे पास आ गया -1/2 की पावर 3 साथ में cos x/2। अब मैं y4 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आपको पता है ये y4 बन जाएगा, ठीक है जी, d/dx ऑफ y3। तो अब ये जो -1/2 है, 1/2 होल का क्यूब, ये पीछे हट जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x/2, और इसके एंगल का डेरिवेटिव फिर से आगे होगा। तो देखें अब ये मुझे क्या दे रहा है, अब मेरे पास y4 आ रहा है, देखें y4 ये बन के क्या आ रहा है जी, ये देखें ये 1/2 आएगा जो कि इसकी पावर बढ़ा देगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये आ गया साथ में 1/2 की पावर 4। अब आप ज़रा एक अंदाज़ा लगाइएगा, अभी आपको समझ आती है बच्चों, मैं जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे ज़रा गौर करें। जो ऑड नंबर्स हैं, जब y की पावर यानी कि डिफरेंशियल जो हम y का लेते हैं ऑड में, जब वो होता है यानी कि एक डिफरेंशियल लिया या 3 लिया, 3 दफ़ा डिफरेंशियल लिया या 5 दफ़ा डिफरेंशियल लिया, उस हर केस में काज आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी काज है, y3 के केस में भी काज है, आने वाले वक्त में भी काज ही आएगा, ठीक है। देन आगे एक और बात करूँ तो जो ऑड वाले नंबर्स हैं उनमें हमारे पास और क्या कॉमन है। अब बच्चों एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन है काफ़ी, दो चीज़ें हमारे लिए कॉमन है। अब मैंने लिखना किसके लिए, y10 और y11 के लिए। y10 इज़ इक्वल टू y11 इज़ इक्वल टू, एक चीज़ तो आप समझ गए हैं, ये जो 1/2 है इसकी जो पावर है ये किससे डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है कि कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया। देखें y3 था तो इसकी पावर क्यूब में चली गई, y4 था तो इसकी पावर 4 में चली गई, y1 था तो इसकी पावर 1 थी। तो यानी y10 और y11 के केस में इसकी पावर क्या होगी, y10 के केस में 10 होगी और y11 के केस में इसकी पावर 11 होगी। इतना तो कॉमन है, ठीक है। साइन की बाद में हम बात करते हैं, यानी शुरू में क्या कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, ये हम बाद में डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखो जितने भी इवन वाले हैं यानी कि y4 है, y2 है, उनके साथ साइन का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, साइन आ रहा है। और जो ऑड डेरिवेटिव है यानी कि y1 है, y3 है, उनके साथ काज आ रहा है। तो सिंपल सी बात है 10 एक इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर के साथ क्या आएगा, हमारे पास साइन आएगा, तो इसके साथ आएगा साइन x/2। ये चीज़ हमें इससे पता चल गई, ठीक है। हमने यानी कि बिहेवियर को चेक करना होता है इक्वेशन की। और इसकी बात करूँ y11 की, तो ये एक ऑड नंबर है, ऑड के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, काज आ रहा है, तो इसके साथ काज आ जाएगा। अब बारी आती है साइन की, यानी इनके साथ माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। तो देखो तरतीब कैसे चल रही थी, सिंपल नंबर था तो वो प्लस में था, एक दफ़ा उसका जब डेरिवेटिव लिया तब भी प्लस ही आया। देन फिर क्या हुआ, फिर आगे वाले दो यानी जो नंबर आ रहे हैं, दो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, वो माइनस में आ रहे हैं, y2 y3 ये दोनों माइनस में आए। फिर जब मैंने y4 निकाला तो वो प्लस में आया। अभी आप इसका y4 से y5 में जब वो भी प्लस में आएगा, यानी हो क्या रहा है, दो प्लस में दो माइनस में, दो प्लस में दो माइनस में, ऐसे काम चल रहा है। तो देखो इससे अंदाज़ा लगाया जाए तो y4 भी प्लस में, y5 भी प्लस में, फिर y6 और 7 माइनस में आएंगे, फिर 8 और 9 प्लस में आएंगे, 10 और 11 दोनों माइनस में आएंगे। इस तरह से आपको पता चलता है, यानी 10 भी माइनस में आएगा, 11 भी माइनस में आएगा। ये तरीकाकार है, ठीक है, समझ गए हो, काफ़ी ईजी था ये इसका पार्ट 1 था। यानी इस तरह से आपने ना अंदाज़ा लगाना होता है, यानी कि इसको समझना होता है, इसका यानी प्रोसीजर कैसे चल रहा है। आगे एक और इसका पार्ट है, वो जस्ट आपको ज़रा समझना पड़ेगा। तो चले आए चलते हैं उसकी तरफ। तो ये इसका पार्ट 2 है, देखें y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये ऐसी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं यही काम करूँगा, यानी कि मैं इसको लिख दूँगा y लॉग ऑफ एक्स प्लस a एक्स माइनस ए, इस तरह से। फिर आगे लॉग की एक प्रॉपर्टी हेल्ड होगी, लॉग कहता है कि अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यही होगा कि आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस a प्लस लॉग एक्स ऑफ माइनस ए, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे y4 तक जाना है। देन मुझे y10 और y11 को क्या करना है जी, एक्सपेक्ट करना है कि उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा, देखें dy/dx, और इस साइड पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ए प्लस लॉग एक्स ऑफ माइनस ए, ठीक है जी। तो ये बिहेवियर ही हमें बता देगा कि क्या होगा अपने पास। ये देखें बच्चों, ये y1 के इक्वल होता है, इतना तो आपको समझ आ गया, यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया। अब log का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, ये आ जाएगा 1/x प्लस एक दफ़ा इसको बटे में लिखा जाएगा, फिर बगैर इसके log के इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो देखो बच्चों इस टर्म का बगैर log के अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ x प्लस ए का, तो क्या डेरिवेटिव आएगा, 1 ही आएगा। इतना तो आपको समझ आ रहा है। देखिए x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dx इज इक्वल टू 1, और a का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं वैसे ही रफ अमल में करके दिखा देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। मैंने बगैर log के अब इसका डेरिवेटिव लेना था। देखें d/dx ऑफ x प्लस ए, चाहे x माइनस ए हो या x प्लस ए हो, आंसर दोनों का सेम आता है। देखें x का डेरिवेटिव 1 आना था और a का डेरिवेटिव 0 आना था, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आना, 1 माइनस 0 आना, 1 + 0 आना, दोनों के केस में 1 नहीं आना। तो ये मेरे पास आ गया। अब उसकी बात करूँ तो देखो
उसके केस में उसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस ये भी आ जाएगा 1/x माइनस ए, और जब इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा इस टर्म का, तो ये रिजल्ट वही आना बच्चों, करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपके पास वही आना, यानी 1 नहीं आ जाना। तो इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिख लें, x प्लस ए की पावर -1 प्लस x माइनस ए की पावर -1। ठीक हो गया जी, मैंने यानी इनको ऊपर लिख लिया, होल की पावर 1 थी, मैंने ऊपर करके -1 कर दी। अब अगेन आपने लिखना अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ y1। अब इनका डेरिवेटिव जब बच्चों मैं लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो फिर क्या होगा, इनके ऊपर पावर रूल लगेगा, इनकी पावर एक कदम पीछे आएगी, ठीक है, और इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा, x प्लस ए की पावर में, सॉरी प्लस नहीं माइनस कर दिया जाएगा, -1 ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह से इधर भी होगा, इसकी पावर पीछे आएगी, -1 पीछे आएगा, और इसकी पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। और बगैर पावर के भी बच्चों आपको पता है इनका डेरिवेटिव फिर से होना है, x प्लस ए का अलहदा से फिर से डेरिवेटिव होना है, लेकिन आपको पता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया d/dx ऑफ x प्लस ए और d/dx ऑफ x माइनस ए, दोनों का रिजल्ट 1 निकलता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये आ गया y2 हमारे पास क्या आ रहा है, देखें -1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर -2, और यहाँ पे क्या आ रहा है सेंटर में, देखें सेंटर की बात ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पे हमारे पास r x माइनस ए की पावर -2, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने लिखना, तो d/dx ऑफ y2। अब देखें बच्चों क्या होगा, -1 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव इस टर्म का होगा। अब क्या होगा, देखें डेरिवेटिव लेने पे ये -2 इसकी पावर, यानी पावर रूल लगेगा, इसकी पावर एक तो पीछे आएगी और इसकी पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, वही चीज़, ठीक है। और इधर भी ऐसा ही होगा, देखो इसकी पावर पीछे आएगी और इसकी पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, ज़रा गौर करें, -1 -2 से ज़रब होने के बाद क्या बनता है बच्चों, -1 -2 से ज़रब होने के बाद 2 बनता है। अगर मैं इसको 2 का फैक्टोरियल लिख दूँ तो बात वही है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स होता है कि हमने ना 1 तक उस नंबर को पीछे बैक साइड से मल्टीप्लाई करवाता है जाना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ तक। अगर 3 होता, 3 का फैक्टोरियल तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह से होता। तो ये देखिए इस तरह से ये काम चल रहा है, ये +2 हो जाएगा ना, ये भी +2 ये भी +2। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ y3 इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल, इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, 2 का फैक्टोरियल मेरे पास आ गया, और 2 का जो फैक्टोरियल है वो दोनों के साथ है, तो मैं 2 का फैक्टोरियल चाहूँ तो कॉमन भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। तो 2 का फैक्टोरियल ओवरऑल अगर मैं कॉमन रखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, x प्लस ए की पावर -3 प्लस x माइनस ए की पावर -3, ठीक है जी, ये आ गया। अब अगेन डेरिवेटिव इसका लेंगे क्योंकि हमने y4 तक तो जाने ही जाना है। अगेन डिफरेंशिएट किया तो y3 का, तो 2 का फैक्टोरियल पीछे हट जाएगा ऐसे ही, ब्रैकेट के अंदर देखें इनका क्या होगा जी, देखें इसके ऊपर फिर से पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पीछे आएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव होगा जो कि आपको पता ही आना ही 1 है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी यही होगा, अगेन पावर पीछे आएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी, ओके हो गया, समझ आ रही है ना। तो ये बन गया y4। अब देखो बच्चों इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 को, दोनों में से 3 और -3 ही कॉमन ले लो तो बात एक ही है, -3 चले कॉमन ले लें। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे ज़रा गौर से समझनी है, -3 जब मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस तो कॉमन आ गया, 3 को अगर मैं 2 से ज़रब दूँ तो हो क्या रहा है, पहले 2 का फैक्टोरियल ये टर्म थी ना, इनके साथ 3 भी मल्टीप्लाई होने आ रहा है, तो ये अब ऐसे हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल, 3 कॉमन लेने के बाद। तो हम यही काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 का फैक्टोरियल इंटू हमारे पास आ जाएगा, देखें x प्लस ए की पावर -4 साथ में x माइनस ए की पावर -4। तो अभी आपको यहाँ से कुछ देखें अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कैसे आप इसमें वर्क कर रहे हैं। देखें y3 था, जब ऑड नंबर चलता है, ऑड नंबर, तो माइनस का साइन नहीं आता, जब इवन नंबर होता है तो माइनस का साइन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है। तो अब आपने ज़रा गौर से समझना है इस बात को, ज़रा गौर करना है, गौर। देखें y2 था तो 1 का फैक्टोरियल बन रहा था, यानी कि यहाँ पे जो नंबर नीचे होगा 2 3 जो भी होगा उससे एक कदम पीछे वाला फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे y3 था तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल बना, यहाँ पे y4 था तो 3 का फैक्टोरियल बना। तो लिहाजा इससे इस चीज़ से मैं अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो देखें अभी आपको अंदाज़ा होने लगा। देखें ये मैं y10 लिखूँगा और y11 चले इसके नीचे लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि y10 के लिए मेरे पास यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल होगा और y11 के लिए 10 का फैक्टोरियल होगा, इतना मुझे अंदाज़ा होगा, यानी एक कदम उससे पीछे वाला फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और देन अब मैं आगे की बात करूं
तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन, ये आप डिसाइड करना। देखें मैंने जैसा कि आपको बताया ईवन वाली जो यहाँ पे अगर ईवन नंबर हो, ईवन वाला डिफरेंशियल हो, तो उसके लिए माइनस का साइन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ईवन इन दोनों में से कौन सा y 10 है, तो यानी यहाँ पे ईवन आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 की पावर, देखें यहाँ पे 10 है ना, तो इसकी पावर एक कदम इससे पीछे रहेगी, -1 की पावर 9, यहाँ पे -1 की पावर 10 होगी, ठीक है, ये होगी। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, आप इसका आंसर एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैं आपको भी बताता हूँ। अभी पहले इसको पूरा कर लेंगे, देखें आगे ये भी फॉर्म लिखनी है ना। तो ये आपको साफ नज़र आ रहा है बच्चों, ये जो दो फॉर्म्स है उनकी यहाँ पे वो पावर होती है जो यहाँ पे होती है। तो यानी सिंपल होगा x + a होल की पावर -10 प्लस x - a होल की पावर -10, ठीक है जी। और नीचे भी यही होगा, x + a होल की पावर -11 प्लस x - a होल की पावर -11, ठीक है जी। और ये मैं आपको बता रहा था, आपको लाजमी नहीं है -1 की पावर भी आप 9 और 10 लिखें, ये बस 9 और 10 इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल बन रहा होता है ना, वही -1 की होल की पावर होती है। असल में इसको समझने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि अगर इवन नंबर होगा तो -1 बनेगा, अगर ऑड होगा तो +1 होगा, यहाँ पे यानी प्लस का साइन होगा। आप ये चाहे इस फॉर्म में ना लिखें, ये -1 होल की पावर ऐसे ना लिखें, बस जस्ट माइनस का साइन मेंशन कर दें। तो माइनस का साइन आपने देखा y4 के लिए माइनस था, y2 के लिए भी माइनस था, तो इसी तरह से y10 के लिए सिर्फ माइनस मेंशन कर दो और y11 को प्लस में रख दो, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।